आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ली चटेरियर प्रिंसिपल। ली चटेरियर प्रिंसिपल आज हम लोग सीखेंगे। ली चटेरियर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर ली चटेरियर लिखा गया तो ली चटेरियर तो वैज्ञानिक का नाम है, नाम का तो कोई मतलब होता नहीं। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, तो ली चटेरियर सिद्धांत। और अब नाम का अगर हम लोग जबरदस्ती अर्थ निकालें तो इसका मतलब होगा ले दे के चाटने वाला सिद्धांत। सोच, नाम से ही ये टॉपिक बड़ा ही उबाऊ लगने वाला है, चाटने वाला टॉपिक लग रहा है, लेकिन जैसा भी हो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये 11th क्लास में पूछा जाता है, फिर ये 12th एग्जाम में भी, 12th क्लास में भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस टॉपिक का यूज 12th में भी होता है और किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे आपका 11th का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का एग्जाम हो, ये तो पूछा ही जाता है। तो भाई अब ये जैसा भी सिद्धांत हो, चाटने वाला हो या जैसा भी हो, डिफिकल्ट हो, जैसा भी हो, सीखना तो पड़ेगा बच्चों आपको। तो आइए ली चटेरियर प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ली चटेरियर प्रिंसिपल आखिर यूज कहाँ होता है। भाई रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया बनता है और हीट रिलीज करता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहीं पर ली चटेरियर प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। आखिर हम लोग अमोनिया बनाते ही क्यों है बच्चों? भाई सीधा सा बात है, अमोनिया का यूज फर्टिलाइजर बनाने में होता है और फर्टिलाइजर बनाकर आप किसानों को देते हैं और खेत में अनाज उत्पन्न होता है, देश का उन्नति तरक्की होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका क्या, जो कंपनी अमोनिया बनाता है उसका मकसद क्या है? वो तो भाई पैसा कमाना चाहेगा। अगर उसे नुकसान लगेगा तो दूसरे दिन ही कंपनी बंद हो जाएगा। तो कंपनी के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है सस्ते दर पर और महंगे दर पर बेचा जाता है और इस तरह कंपनी को फायदा होता है। लेकिन आप जानते हैं, जब आप अमोनिया का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और कुछ ही देर के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा तो क्या होगा, जितना N2H2 सट कर NH3 बनाएगा, एट द सेम टाइम उतना ही NH3 टूट कर N2 और H2 में बदलने लगेगा और इस तरह अमाउंट ऑफ NH3 कांस्टेंट हो जाएगा। बर्तन में बहुत सारा N2 और H2 यूं ही पड़ा हुआ रहेगा, जबकि आपका मकसद क्या था, अधिकांश N2H2 को सटाकर NH3 में बदलना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन अफसोस, ये तो कुछ ही देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट पे मामला आ जाएगा। जितना NH3 बनकर इधर आएगा उतना ही NH3 टूट कर N2 और H2 में चला जाएगा और इस तरह रिएक्शन में आप देखेंगे बहुत सारा N2 और H2 अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है, जबकि आपका मकसद है अधिकांश N2 और H2 सटकर NH3 में बदल जाए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए ली चटेरियर प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। तो याद रहे, ली चटेरियर प्रिंसिपल का उपयोग रिवर्सिबल रिएक्शन में किया जाता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। याद रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। याद रहे, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब। तो याद रहे, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर होता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होगा, सुखी अवस्था, सुखी अवस्था। तो याद रहे, ऐसे अवस्था में ही आप ली चटेरियर प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। क्या कहता है ली चटेरियर प्रिंसिपल? यही कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है और वन ऑफ द फैक्टर जैसे
टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस ओर जाने पर इस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए, इस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए, इस परिवर्तन का प्रभाव न्यूनतम हो जाए। क्या इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा, रिएक्शन फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा, और सुखी अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट, और रिएक्शन फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगा जिस ओर जाने पर इस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो क्या है ली-चिटेरियर प्रिंसिपल? फिर से समझिए। When a reversible reaction is present in equilibrium state and one of the factors such as temperature, pressure or concentration is changed, then reaction moves in that direction where the effect of change is minimized or you may say destroyed. क्या इसका मतलब है? जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है और इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जिस ओर जाने पर इस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए या मिनिमम हो जाए। आप कहेंगे भाई समझ में तो नहीं आया। चलिए अब आपको एक आसान भाषा में ली-चिटेरियर प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। लीजिए बच्चों, आपके बगल में बैठा हुआ आपका फ्रेंड है। सपोज कीजिए आपका फ्रेंड का दिमाग खराब हो जाता है और उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाता है। सोचिए अभी फिलहाल आप आराम से बैठे हुए हैं, सुखी अवस्था में हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, लेकिन आपका बगल में जो बैठा हुआ फ्रेंड है उसके हाथ में जो ब्लेड है उसका दिमाग भी खराब हो गया है। वो क्या करता है? कच से कटिंग कर देता है आपके हाथ में। अब जब कच से कटिंग कर देगा आपके हाथ में तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे, एकदम दर्द से परेशान हो जाएंगे, और यानी इसका मतलब है आपका सुखी अवस्था बिगड़ गया। अब आप फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेंगे। कैसे आएंगे? आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जिस ओर जाने पर आपको कंपाउंडर मिले, डॉक्टर मिले, आप अपने कटे हुए का इलाज कराएंगे और फिर से सुखी अवस्था को प्राप्त करेंगे, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। क्या आप दोबारा अपने फ्रेंड के नजदीक जाएंगे? दोबारा अपने फ्रेंड के पास जाएंगे? ना 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 भाई, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, दोबारा जाएंगे तो फिर से कटिंग हो सकता है। आप उसके तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बल्कि उससे दूर भागेंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां आपको डॉक्टर मिलेगा, कंपाउंडर मिलेगा, आप अपने कटे हुए का इलाज करवाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त करेंगे। भाई यही तो है ली-चिटेरियर प्रिंसिपल, यही तो है आपका ली-चिटेरियर प्रिंसिपल। सोच तो फिर इसी को केमिस्ट्री में अब हम लोग अप्लाई करते हैं। केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है सुखी अवस्था में है, और उसके सुखी अवस्था को प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। अगर आप इन तीनों में परिवर्तन करते हैं, ये तीनों को चेंज करते हैं या किसी एक में परिवर्तन करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है, उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस ओर जाने पर इस परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। When a reversible reaction is present in equilibrium state, then one of the factors such as temperature, pressure or concentration is changed. Then reaction moves in that direction where the effect of change is minimized or you may say destroyed. तो फिर आइए अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन होता है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हीट रिलीज करता है। याद रखेंगे जब हीट रिलीज करेगा तो कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे बड़ी सिंपल सा बात है भाई, अगर हम लोग 10 किलो कोयला को यहाँ जला देंगे तो हीट निकलेगा तो रूम ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यानी रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो NH3 बनता है, और NH3 बनता है तो हीट रिलीज करता है, और जब हीट रिलीज करता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है।
याद रहे, इस तरह से जो अमोनिया बनाया गया था ये हैबर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इस तरह के प्रोसेस को हैबर प्रोसेस भी कहा जाता है। अब सोचिए, इस रिएक्शन में आप क्या चाहते हैं? अधिकांश सटकर अमोनिया में बदल जाए, लेकिन अफसोस ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कुछ ही देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद जितना अमोनिया बन बनकर इधर आएगा उतना ही NH3 टूट कर N2और H2 में बदल जाएगा और इस तरह बर्तन में बहुत सारा N2 और H2 अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाता है। बस यहीं पर अब हम लोग लीच-एटेलियर प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे और मैक्सिमम N2H2 को NH3 में बदल पाएंगे। तो क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज? टेम्परेचर में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल्पना कीजिए, इस रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन का सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाएगा। और बताइए, रिएक्शन फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? बिल्कुल आना चाहेगा। रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आना ही चाहेगा। तो भाई आपने इसको दुखी कैसे किया, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कैसे किया? तो आपने टेम्परेचर को कम करके आपने इसे दुखी बनाया। तो क्लियर कट बात है, ये सुखी कैसे होगा? टेम्परेचर को बढ़ाकर। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब NH3 का फॉर्मेशन होगा, तभी तो हीट निकलेगा और तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब है इस गिवन रिएक्शन का जब टेम्परेचर को आप कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, धनाधन NH3 का फॉर्मेशन करने लगेगा, हीट निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस तरह फिर से ये सुखी अवस्था को प्राप्त करेगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को फिर से प्राप्त कर पाएगा। तो फाइनली what we can say about this reaction, when temperature of reaction is decreased, then reaction moves in forward direction, more and more NH3 is formed, heat is released and temperature increases, and in this way a reaction becomes in equilibrium state again. इस तरह अगर आप चाहते हैं कि more and more NH3 का फॉर्मेशन हो तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटेलियर प्रिंसिपल आपको टेम्परेचर तो कम करना ही पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज के बारे में बात करें। कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? भाई N2 और H2 को आप रिएक्टेंट कह सकते हैं और जो बनता है NH3 उसे आप प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए N2H2 के अमाउंट को ज्यादा कर दिया गया, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा कर दिया गया, और जब N2H2 का अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा? रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन का सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा, फिर से रिएक्शन सुखी अवस्था में आना चाहेगा। कैसे आएगा? अरे भाई आपने दुखी कैसे किया? N2H2 के अमाउंट को बढ़ाकर आपने किया तो ये सुखी कैसे होगा? घटाकर सुखी होगा, घटाने के बाद ही ये फिर सुखी हो पाएगा। तो फिर ये कैसे N2H2 का अमाउंट घटेगा? जब NH2 है, N2 और H2 सट के धनाधन NH3 बनाने लगेगा, तभी तो N2H2 का अमाउंट कम होगा और इस तरह रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर पाएगा। तो क्या आपने सीखा? यही कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट मींस अमाउंट ऑफ N2 and H2 is increased, then reaction moves in forward direction and more NH3 is formed. अब इसका वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ? अगर N2H2 के अमाउंट को आप कम कर देते हैं, N2H2 के अमाउंट को कम कर दिए तो अब रिएक्शन क्या चाहेगा? N2H2 के अमाउंट को बढ़ाना चाहेगा। और ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है? जब NH3 टूट कर N2 और H2 में बदलने लगेगा, यानी रिएक्शन कौन डायरेक्शन में गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनली वी कैन से दैट व्हेन concentration of reactant is decreased, that is amount of N2 and H2 is decreased, then reaction moves in backward direction and more N2 and H2 are formed. In similar fashion, इसी तरह आप प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी बात कह सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के अमाउंट को हम लोग कम कर देते हैं, दैट मीन्स NH3 के अमाउंट को अगर हम लोग कम कर देते हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगा? NH3 के अमाउंट को बढ़ाना चाहेगा, तभी तो वो फिर से सुखी अवस्था में आ पाएगा, फिर से वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। और जब आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम करते हैं
तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन N2RH2 को धनाधन सटा के NH3 बनाने लगेगा, यानी रिएक्शन कौन डायरेक्शन में गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो क्या सीखा आपने, जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज किया जाता है, यानी NH3 के अमाउंट को डिक्रीज किया जाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसी तरह सपोज कीजिए अगर आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा कर दिया, अगर आपने NH3 के अमाउंट को ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, सिंपल है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाएगा और फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा। अब सोचिए कैसे आएगा, तो भाई आपने इसको दुखी कैसे किया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाकर, तो सुखी कैसे होगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को घटाकर। और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ NH3 कैसे घटेगा, जब NH3 टूट कर N2RH2 में बदलने लगेगा। अगर आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाया तो इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मोर एंड मोर N2RH2 का फॉर्मेशन होने लगेगा। इसी तरह अब हम लोग जानना चाहेंगे कि इस गिवन रिएक्शन का प्रेशर को चेंज किया जाए तो इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसा हम लोग जानेंगे। अब सोचिए बच्चा, जब आप रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेट तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम स्टेट पक्का डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सुखी अवस्था से दुखी हो जाएगा। अब वो रिएक्शन क्लियर कट है, फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा, कैसे आएगा, याद रखेंगे जब आप प्रेशर को बढ़ाकर इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे तो ये आपके प्रेशर को कुछ नहीं करेगा। रिमेंबर दिस फैक्ट, वो प्रेशर को कुछ नहीं करेगा। अगर आपने प्रेशर को घटाकर आपने इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब किया तो प्रेशर को वो कुछ नहीं करेगा, तो किसको करेगा भाई, वॉल्यूम को चेंज करेगा। अगर आपने प्रेशर को कम किया तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहेगा, और अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहेगा। देखिए N2-3H2 4 वॉल्यूम है इधर, और इधर 2 वॉल्यूम 2NH3 2 वॉल्यूम। इधर जब अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो आपको 2 वॉल्यूम मिलेगा, यानी कम वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन जब N2RH2 का फॉर्मेशन होगा तो आपको 4 वॉल्यूम मिलता है, यानी ज्यादा वॉल्यूम मिलता है। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी 2 की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 4 वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब सोचिए अगर आपने रिएक्शन को बढ़ा दिया, रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ा दिया, तो फिर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ जाएगा और क्लियरली रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में तो आना ही चाहेगा। कैसे, आपने प्रेशर को बढ़ाकर दुखी बनाया तो कैसे वो फिर से सुखी होगा। प्रेशर को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। प्रेशर को आपने बढ़ाया तो वो वॉल्यूम को कम करेगा, वॉल्यूम को कम करेगा। याद रहे NH3 की तरफ जाता है तो उसे 2 वॉल्यूम मिलता है, और N2H2 की तरफ आता है तो 4 वॉल्यूम मिलता है। तो वो वॉल्यूम को जब कम करना चाहेगा तो क्लियर कट है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन होने लगेगा और इस तरह वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो फाइनली आपने क्या सुना, अगर रिएक्शन के इस गिवन रिएक्शन के प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं, इस गिवन रिएक्शन के प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन होता है और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह बच्चों अगर मान लीजिए हम लोगों ने प्रेशर को कम कर दिया, अगर प्रेशर को कम कर देंगे तो अगेन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट बर्बाद हो जाएगा। अब वो फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा, यानी वो फिर से सुखी होना चाहेगा। आपने प्रेशर को कम किया तो अब वो कैसे सुखी में आएगा, कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। प्रेशर को क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बार बार हमने कहा प्रेशर को कुछ नहीं करेगा, तो किसको चेंज करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा। वॉल्यूम को वो क्या करेगा, इंक्रीज, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। और आपको पता है N2H2 इधर 4 वॉल्यूम है और उधर सिर्फ 2 वॉल्यूम है, तो रिएक्शन को अब वॉल्यूम बढ़ाना है तो किधर जाएगा, N2RH2 की तरफ आएगा।
यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर पाएगा, तभी तो वो सुखी अवस्था में आ पाएगा, तभी तो वो फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो सुना आपने, जब गिवन रिएक्शन के प्रेशर को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इस तरह H2 और H2 का फॉर्मेशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो याद रहे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन हो, तो फिर इसके लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर एंड मोर NH3 बनते जाएगा, हीट निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा रिएक्शन। इसी तरह अगर आप मोर एंड मोर NH3 चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप N2 और H2 के अमाउंट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन दनादन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर एंड मोर NH3 बढ़ाते चला जाएगा। और इसी तरह अगर आपको हायर अमाउंट ऑफ NH3 चाहिए तो फिर आपको प्रेशर हाई करना पड़ेगा। जब प्रेशर हाई करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर एंड मोर NH3 का फॉर्मेशन होते जाएगा, और इस तरह रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। यही था लीच-टेलर प्रिंसिपल का फुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में कुछ डिफरेंटली हम लोग बात करने वाले हैं। लीजिए, दिया गया H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दिया गया 2HI, और सपोज कीजिए डेल H इक्वल टू यहां है पॉजिटिव, सपोज कीजिए डेल H इक्वल टू है पॉजिटिव। तो आइए अब दूसरे एग्जाम्पल पर गौर करें। यहां पर आप चाहते हैं ये ऑब्जर्व करना कि टेम्परेचर में चेंज करेंगे, प्रेशर में चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे तो क्या हाल होने वाला है रिएक्शन का, ऐसा अब हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। फिलहाल रिएक्शन का नेचर क्या है, H2 और I2 जब कंबाइन करता है तो HI बनता है, और सपोज कीजिए हीट रिलीज करता, एब्सॉर्ब करता है। यहाँ पॉजिटिव दिया गया, इट मींस एब्सॉर्ब करता है, और जब हीट एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। भाई हीट के निकलने से टेम्परेचर बढ़ता है। 10 किलो कोयला को इस रूम में जला दीजिए, हीट निकलता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हीट के निकलने से टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हीट के एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब मोर एंड मोर HI का फॉर्मेशन होगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इस रिएक्शन पर टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। तो लीजिए, जब इस रिएक्शन के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते, इंक्रीज कर देते, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, तो बोलिए रिएक्शन का सुखी अवस्था बना हुआ रहेगा कि बिगड़ जाएगा? भाई बिगड़ जाएगा। केमिस्ट्री के भाषा में इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए हैं तो इसका सुखी अवस्था, इसका इक्विलिब्रियम स्टेट बिगड़ गया। अब ये रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा, और जब ये फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा तो कैसे आएगा? अरे भाई आपने इसे दुखी कैसे किया, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कैसे किया, टेम्परेचर को बढ़ाकर। तो ये सुखी कैसे होगा, टेम्परेचर को घटाकर। और टेम्परेचर कब घटेगा, जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। और हीट का एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब मोर एंड मोर HI का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब है जब आप रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मोर एंड मोर HI का फॉर्मेशन होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तभी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या आपने सीखा, जब इस गिवन रिएक्शन के टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी दनादन H2 और I2 सट कर NH3 बनाएगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, टेम्परेचर कम होगा। वाइस वर्सा समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर हम लोग टेम्परेचर को, इस गिवन रिएक्शन के टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो फिर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन डिस्टर्ब होगा, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा। कैसे, हीट को निकाल कर।
हीट को निकाल कर तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और हीट कब निकलेगा? जब मोर एंड मोर H2 और I2 का फॉर्मेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा H2 और I2 का फॉर्मेशन होगा, तभी तो हीट रिलीज करेगा और टेम्परेचर बढ़ पाएगा। तो फाइनली वी कैन से दैट इफ टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन इज डिक्रीज, देन रिएक्शन मूव्स इन backward direction, more and more H2 and I2 are formed. तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, ये तो सिमिलर होगा, जो अमोनिया में आपने सुना वैसा ही यहां भी होने वाला है। जब H2I2 के अमाउंट को यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मोर एंड मोर HI बन पाएगा। सिमिलर फैशन में अगर HI के अमाउंट को अगर हम लोग कम कर देते हैं, इस प्रोडक्ट के अमाउंट को कम कर देते हैं, सपोज कीजिए रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है और इसके HI के अमाउंट को कम कर दिया गया, तो फिर इसका इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा, ये फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा। कैसे? भाई आपने इसको दुखी कैसे किया? HI के अमाउंट को कम करके। और जब HI के अमाउंट को कम करके आपने इसे दुखी किया तो ये सुखी कैसे होगा? HI के अमाउंट को बढ़ा के, यानी धनाधन H2 और I2 सटेगा और HI का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो फाइनली वी कैन से दैट व्हेन concentration of product, that is amount of HI is decreased, then reaction moves in forward direction and more HI is formed. इसी तरह मान लीजिए अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और आपने रिएक्टेंट के अमाउंट को कम कर दिया, अगर रिएक्टेंट के अमाउंट को कम कर दिया तो अगेन रिएक्शन का सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा। H2I2 का अमाउंट को आपने कम कर दिया तो इसका सुखी अवस्था बिगड़ जाएगा, रिएक्शन फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा। कैसे आएगा? इसके अमाउंट को बढ़ाकर, इसके अमाउंट को बढ़ाकर। और इसका अमाउंट कैसे बढ़ेगा? जब HI दनादन टूट कर H2I2 में बदलने लगेगा तो फिर इसका अमाउंट बढ़ जाएगा और फिर रिएक्शन सुखी अवस्था में आ पाएगा। तो फाइनली वी कैन से दैट इफ concentration of, that means amount of a reactant, that is H2I2 is decreased, then reaction moves in backward direction, more and more H2 and I2 are formed, ज्यादा से ज्यादा H2 और I2 बनने लगेगा। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज जानेंगे। प्रेशर में परिवर्तन किया जाएगा तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसा फर्क पड़ जाएगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई प्रेशर का चेंज में आप क्या करने वाले हैं? या तो बढ़ा देने वाले हैं या घटा देने वाले हैं। अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और उस समय प्रेशर को आप बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन क्या करेगा? वॉल्यूम को कम करेगा। याद रहे प्रेशर को कुछ नहीं करेगा, वॉल्यूम को कम करेगा। और इसी तरह अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन क्या चाहेगा? वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगा। अब सोचिए यहाँ H2I2, H2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, I2 के आगे क्या लिखा हुआ है? 1, तो क्या हो गया? 1 + 1 2 वॉल्यूम। लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 वॉल्यूम, यहाँ 2 वॉल्यूम आपको दिख रहा है और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 वॉल्यूम है। तो भाई यहाँ भी 2 वॉल्यूम और यहाँ भी 2 वॉल्यूम। कल्पना कीजिए रिएक्शन एक आदमी की तरह यहाँ पर आराम से एरो के ऊपर में बैठा हुआ है। जब आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, फिर से सुखी अवस्था में आना चाहेगा। वो सोचेगा कि इसने प्रेशर को बढ़ाकर मुझे दुखी किया तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? वॉल्यूम को कम करके। अब वो इधर देखेगा, LHS साइड में देखेगा, उसको 2 वॉल्यूम नजर आएगा। RHS साइड में देखेगा, उसको 2 वॉल्यूम नजर आएगा। यानी वॉल्यूम चेंज दोनों तरफ सेम है, इधर भी 2 वॉल्यूम, इधर भी 2 वॉल्यूम। अब आखिर जाए तो जाए किधर? किधर जाए? इधर जाए, किधर जाए? आखिर किधर जाए? बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, वो किधर भी नहीं जाएगा, बीचे में बैठा रहेगा। मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम चेंज 0 है, इसलिए इस रिएक्शन का प्रेशर को बढ़ा दें या घटा दें, इसके इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखेंगे अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे हालत में प्रेशर को बढ़ा देंगे
या घटा देंगे, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका इक्विलिब्रियम स्टेट जस्ट का तस रहने वाला है। तो फाइनली वी कैन से दैट इफ pressure of this reaction is increased or decreased, then equilibrium state remains unaffected, and in this case amount of product and amount of reactant remains unchanged। यही था बच्चों